चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी है, तो चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट और डेफिनेशंस। इसके बाद चैप्टर 2 है जिसमें स्पेशल जजेस के स्थापना का प्रावधान है। स्पेशल जजेस जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस देखते हैं। ये सीबीआई हो, सीबीआई के लिए सीबीआई स्पेशल कोर्ट होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कई बार लोगों की एक धारणा होती है कि इसमें केवल सीबीआई बुक कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टेट पुलिस भी इसमें बुक कर सकती है। लेकिन एक ही जो केसेस होते हैं ये स्पेशल जज के सामने जाते हैं, चाहे वो सीबीआई स्पेशल कोर्ट हो या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का स्पेशल जज हो। इसके लिए प्रावधान सीआरपीसी में है, और सीआरपीसी में राज्य सरकार चाहे तो स्पेशल जजेस कर सकती है। तो उसी प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए इसमें स्पेशल जजेस के संबंध में दिया गया है। अब इसमें पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज और पावर टू ट्राई समरीली, ये इसमें दिया गया है। तो इसमें समरी ट्रायल चलता है एज कम्पेयर टू जो 4 तरह के ट्रायल होते हैं सीआरपीसी में 18, 19, 20, 21 चैप्टर में, उसके मुकाबले शॉर्ट प्रोसीजर होती है, और इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की जो पनिशमेंट है वो जल्दी करने का प्रावधान है। अब इसमें जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, काफी संशोधन इसमें हुए हैं, और कई लोगों को ये पता भी नहीं है, क्योंकि कुछ संशोधन 2020 में हुए, कुछ संशोधन 2018 में हुए, कुछ संशोधन 2014 में जो अरविंद केजरीवाल कमेटी बने कुछ चेंजेस किए थे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए 2014, 2018 और 2020, ये सब हम देखेंगे। अब इसमें वर्तमान में 7 और 7A ये 2 है जिसमें रिश्वत देना भी अपराध माना गया है। इसके प्रोज और कॉन्स हम देखेंगे कि इसको माना जाए कि ना माना जाए, क्या होना चाहिए। 8, 9, 10, 11, 12 इसमें जो यह है पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो है, तो रिश्वत देना 12 में अपराध माना गया है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ये एक नया टाइप का ऑफेंस डिफाइन किया गया है, और ये 13 जो है 13, 14, 15, 16, तो इसमें जनरली 13(1), 13(2) बहुत महत्वपूर्ण अपराध है। 13(1) में पहले ABCDE था, उसको बदल के कुछ किए गए हैं। तो क्या चेंजेस हुए ये हम देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या जो पुलिस जो FIR दर्ज करती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो इसमें 7 और 7A के प्रावधान क्या है, 12 और 13 के प्रावधान क्या है। तो इसमें रिश्वत लेना और रिश्वत देना और ट्रैप दोनों साइड से ले किया जा सकता है। तो इसमें ट्रैप कैसे करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स क्या है, आय से ज्यादा संपत्ति जिसे कहते हैं, ट्रैप केसेस या रंगे हाथों पकड़ा जाना, ये सब महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। इसका चैप्टर 4 है इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर है थोड़ा सीआरपीसी से अलग है, तो इसमें 17 और 17A ये इसमें दिए गए हैं। स्टेट अमेंडमेंट्स हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसमें दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे ज्यादातर एक्ट ये पूरा आधे से ज्यादा बदल चुका है। मतलब जो 1988 में जो एक्ट था वो कुछ और है, और बाद में इसके प्रावधान और ज्यादा ड्रास्टिक कर दिए गए हैं, और ज्यादातर चेंजेस 2014, 2018 और 2020 में हुए हैं। तो ये क्या क्या चेंजेस हुए, वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है वो सब मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर 25, 26, 27, 28, 29 और 29 में पावर टू मेक रूल्स है, 30 में रिपील और सेविंग है, और कुछ आईपीसी के जो 5 सेक्शन है वो हटाए गए थे 61 से 165। इस तरह से एक छोटा सा एक्ट है जिसमें केवल 30 सेक्शन है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आरटीआई एक्ट से भी छोटा ये एक्ट है। अब इसके जो मूल उद्देश्य है वो हम देखते हैं कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। तो इसमें 161 से 161 से 165A ये जो 6 सेक्शन है आईपीसी के वो हटाए गए हैं, और ये एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है जो केवल भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। इसमें जो एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था ये ड्रॉप कर दिया गया है, जैसे कि 2019 में, और 31 अक्टूबर से ये लागू हो गया है जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे भारत पर। जो डेफिनेशंस है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। पहला है इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन बाय व्हाटएवर मीन्स held under any law for the purpose of selecting members of parliament or of any legislature, local authority or other public authority। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रावधान मैं बताना चाहता हूँ कि जो 171A से आगे के जो सेक्शंस आईपीसी में डाले गए थे वो इलेक्शन से संबंधित है। तो इसमें ब्राइब या जो रिश्वत है, रिश्वत का बहुत ही नैरो मीनिंग है आईपीसी में। नेता जो पब्लिक को जो देता है केवल उसे ही रिश्वत कहा गया, बाकी कोई भी चीज रिश्वत नहीं है। तो रिश्वत अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, और भ्रष्टाचार के लिए इसमें ग्रेटिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है।
तो हमें ये समझना होगा कि जो रिश्वत या ब्राइब जो आम बोलचाल में बोलते हैं वो अलग चीज है और उसका बहुत ही नैरो मीनिंग है, और जो नेता जनता को देता है केवल वही रिश्वत है, बाकी कुछ भी रिश्वत नहीं है, बाकी सब भ्रष्टाचार है। तो इलीगल ग्रेटिफिकेशन, चाहे वो इन कैश हो चाहे इन काइंड, तो उसको इलीगल ग्रेटिफिकेशन मतलब सैलरी के अलावा जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है या लेता है उसे भ्रष्टाचार कहा गया है। तो ये हम देखेंगे। फिर प्रिस्क्राइब्ड मतलब इसमें रूल मेकिंग पावर है ए में। फिर पब्लिक ड्यूटी मींस ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ द स्टेट द पब्लिक और द इकोनॉमी ऑफ एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट, इसमें ये कहा गया है। और स्टेट की डेफिनेशन जो दिया गया है, इट इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एन अथॉरिटी और ए बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और रेटेड बाय द गवर्नमेंट और ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ऑडियो चला गया। है और ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है, अब इसमें बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है। जो सेक्शन 21 की जो डेफिनेशन है आईपीसी में वो बहुत नैरो है, और यहाँ पर जो डेफिनेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये बहुत ही वाइड है। वाइड का अर्थ है कि इसमें वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, जजेस और ये सब भी इसमें आ जाते हैं। जजेस में लोअर जुडिशियरी के, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के। तो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है इसमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड है? Any person in the service or pay of the government or remunerated by the government by fees or commission for the performance of any public duty। ये जो पब्लिक ड्यूटी करता है वो पब्लिक सर्वेंट, इस तरह की डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। आरटीआई एक्ट के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। आरटीआई एक्ट में पब्लिक जो अथॉरिटी कहा गया है उसमें पब्लिक ड्यूटी का कोई संबंध नहीं है, वो फाइनेंस है कि नहीं, केवल वो डेफिनेशन यहाँ पर है। लेकिन इस एक्ट में पब्लिक ड्यूटी जो करता है वो पब्लिक सर्वेंट माना गया है, तो बहुत वाइड डेफिनेशन है। एनी पर्सन इन द सर्विस company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। सर अब ये ऑडियो भी रिलीज हो गया है। प्रॉब्लम। अब ये 2013 का ये आया है ऑडियो। मुझे तो बीच बीच लगता है में आवाज चला सर, बीच बीच में चला जाता है, आपका ऑडियो आधा सुनाई नहीं देता है। यहाँ तो लाइट भी आ गई है और नेटवर्क भी चल रहा है, वाईफाई भी शुरू हो कुछ गया है। प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। आपके एंड पे चेक कर लीजिए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी हाँ, ठीक है, ओके। लेकिन थोड़ा राइटिंग थोड़ा बड़ा हो सकता है सर। मैं आशीष नारायण बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं मोबाइल से प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट मैं इसमें अच्छा, लैपटॉप पर भी शुरू कर देता हूँ, तो इट विल टेक सम 5 to 10 मिनट। बहुत छोटा। अच्छा, हाँ जी, मैं लैपटॉप पे स्विच ओवर करता हूँ। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि लाइट नहीं थी ना यहाँ। हाँ अच्छा, ओके सर, तो हाँ, ओके। तो टाइम से शुरू करने के लिए मैंने पहले उससे कर लिया था, अब मैं हाँ ठीक, इससे शुरू कर लेता हूँ मोबाइल ओके। लैपटॉप से भी। तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की। इसके बाद है एनी जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीसी 21 में जज नहीं है। यहाँ पर ये है कि जज को भी पब्लिक सर्वेंट मतलब है कि दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर करप्शन। ये अर्थ है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट का अर्थ ये होता है कि जिसको सजा दी जा सकती है आईपीसी में, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जिसका हो सकता है, उसे पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो हमको ये देखना है कि any judge including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory functions। तो जो एडजुडिकेटरी फंक्शन करता है वो सबको जज माना गया है इसमें। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग ए लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सच कोर्ट। यानी कोर्ट जिसको अपॉइंट करता है उन सबको भी इसमें ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में माना गया है। एनी आर्बिट्रेटर or other person to whom any cause or matter has been referred the decision or report by court of justice or by competent public authority। तो इसमें सब जो आर्बिट्रेटर हैं इनको भी सबको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। Any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जिसको नियुक्त करती है जो इलेक्शन ड्यूटी से संबंधित, चाहे वो स्टेट के हो, सेंट्रल के हो, बैंक के हो, पब्लिक सेक्टर के हो, ये सब एम्प्लॉय, ये सबको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। हाँ, स्लाइड में कर रहा हूँ उसमें इनलार्ज में उससे कर रहा हूँ क्योंकि जो मोबाइल से मोबाइल देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो अपने लैपटॉप पर देख रहे होंगे उनको डेफिनेटली बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं लैपटॉप पर भी शुरू कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली।
क्योंकि लाइट आ गई है यहाँ पर अब। इसके बाद एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। सो जो पब्लिक ड्यूटी करता है वो पब्लिक सर्वेंट। ये बहुत ही वाइड डेफिनेशन है क्योंकि इसमें पब्लिक ड्यूटी भी इंक्लूड कर लिया गया है। Any person who is the president, secretary, or other office bearer of a registered cooperative society, engaged in agriculture, industry, trade, or banking, receiving or having received any financial aid from the central government or state government, or from any corporation established by or under a central, provincial, or state act, or any authority or body owned or controlled or aided by the government or a government company, as defined in section 617 of the Companies Act 1956. इसमें जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब के सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी जो ऑफिस बियरर्स है, इन सबको भ्रष्टाचार के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। एनी पर्सन हु इज ए चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड। अब इसमें जो आते हैं यूपीएससी या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके संविधान के तहत स्थापना हुई है, तो उनके चेयरमैन या मेंबर या एम्प्लॉय जो है वो सब के सब इसमें आ गए हैं। बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और ए मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमिटी appointed by such commission or board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such commission or board। तो इसमें सभी एग्जामिनेशन बॉडी, सभी इंटरव्यू लेने वाले, सभी जो बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। एनी पर्सन हु इज ए वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और एनी अदर टीचर और एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एंड any person whose services have been availed of by university or any other public authority in connection with holding or conducting examinations। अब इसमें जो है हम यदि IPC 21 के साथ कंपेयर करें तो उसमें ये एक बहुत बड़ा ओमिशन था कि इसमें यूनिवर्सिटी किस में आती है ये तय नहीं था। अब इसमें जो यूनिवर्सिटी के वीसी से लेकर एम्प्लॉय तक जितने भी लोग हैं, किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे बोर्ड हो, ये सब के सब इसमें इंक्लूडेड है। Any person who is an office bearer or an employee of an educational, scientific, social, cultural or other institution in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the central government or any state government or local or other public authority। ये काफी कुछ RTI की डेफिनेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी की, उससे मैच होता है कि जहां जहां पर गवर्नमेंट का फंडिंग होता है वो सब भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। और फिर अनड्यू एडवांटेज मीन्स एनी ग्रेटिफिकेशन व्हाटएवर अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, मतलब सैलरी या मानते ऑनरेरियम जो होता है उसके अलावा जो मिलता है ये सब। हाँ, आशीष नारायण बिस्वा जी यहाँ पर काफी बीरेन जी, इसको आप फ्लक्चुएशन चल रहे हैं वोल्टेज में। हाँ, फ्लक्चुएशन चल रहे हैं तो मैं लैपटॉप पे स्विच ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो सैलरी के अलावा जो मिलता है वो सब अनड्यू एडवांटेज या इलीगल ग्रेटिफिकेशन में माना गया है। इसके बाद the word gratification is not limited to pecuniary gratifications or gratifications estimable in money। मतलब केवल पैसा ही या जो इन कैश नहीं है बल्कि इन काइंड भी जो दिया जाता है वो सब के सब इलीगल ग्रेटिफिकेशन माना गया है। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट का ये है कि डिमांड बाय मैन फॉर टू वुमन फॉर सेक्स, मतलब सेक्स की डिमांड करना, इसको भी भ्रष्टाचार माना गया है, तो वो भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन में आता है। किसी महिला से सेक्स की डिमांड करना, तो ये भ्रष्टाचार की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू ए पब्लिक सर्वेंट बट इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन व्हिच इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज सर्व्ड टू रिसीव। तो लीगल रेम्यूनरेशन का मतलब ये कि केवल जो रेम्यूनरेशन पेड टू ए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बस जो परमिटेड है, गवर्नमेंट ने जो परमिट किया है, चाहे टीए हो, डीए हो, ये सब के सब लीगल रेम्यूनरेशन है, ऑनरेरियम है, चाहे मानदेय जो भी उसका नाम हो, ये सब के सब लीगल रेम्यूनरेशन है। और उसके अलावा जो होता है उसको अनड्यू ये ग्रेटिफिकेशन माना गया है। ये मीटिंग आईडी मैं इसमें दे देता हूँ, लैपटॉप से मैं स्विच ओवर कर रहा हूँ अभी। सर, इसमें जो फिजिकल रिक्वायरमेंट महिला के द्वारा किया जा रहा है उसके लिए भी कोई प्रावधान है क्या? अगर कोई फीमेल डिमांड करती है मेल से? नहीं, उसको नहीं माना गया है, लेकिन एक ही जो मेल यदि फीमेल से सेक्स की डिमांड करता है तो फिर उसे रिश्वत माना गया है। ओके, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का एक ऐसा निर्णय है। जो इलीगल मतलब सैलरी के अलावा जो भी चीज मांगी जाए वो सबके सब इलीगल ग्रेटिफिकेशन है।
सैलरी या कोई ऑफिस ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर होना चाहिए जैसे टीए, डीए, ऑनरेरियम जो जो मिलता है तो किसी ना किसी आदेश के तहत ही मिलता है, तो वो उसका लीगल रेम्यूनरेशन कहा गया है। फिर पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेस आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, मतलब है कि गवर्नमेंट चाहे अपॉइंट करे ना करे, ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट है। दूसरी बात यह है कि wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. मतलब चाहे वो लीगली अपॉइंटेड हो चाहे वो इलीगली अपॉइंटेड हो, यदि पब्लिक सर्वेंट का काम कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है और ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। ये मीनिंग यहाँ पर है। इसके बाद जो पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दिए गए हैं कि वो स्पेशल जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। तो as many special judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offenses। ये करीब करीब वैसा ही प्रावधान है जैसा सीआरपीसी में दिया गया है कि उसमें स्पेशल जजेस है, तो किसी भी टाइप के केसेस के लिए या किसी एरिया के लिए स्पेशल जजेस हो सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए स्पेशल जजेस अपॉइंट कर सकती है दोनों सरकार, सेंट्रल और स्टेट। Any offense punishable under this act and any conspiracy to commit or any attempt to commit or any abatement of any of the offenses specified in clause A। तो कोई भी ऑफेंस जो हम आगे देखेंगे 7, 12, 13 में डिफाइंड है सेक्शन, और उसके लिए कोई कॉन्स्पायरेसी हो या अटेम्प्ट हो या अबेटमेंट हो, ये सब भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। A person shall not be appointed for appointment as a special judge under this act unless he or she has been a session judge or an additional session judge or an assistant session judge under CRPC। अब इसका अर्थ यह है, जब हम सेशन जज या असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज की बात करते हैं, इसका मतलब फांसी की सजा, अनलिमिटेड जुर्माना, ये पावर जो जिसको होता है वो वही पावर यहाँ पे होता है। इसका अर्थ ये है कि उसके लिए एचजेएस या जो हायर जुडिशियल सर्विसेज है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब कम से कम 7 साल एक्सपीरियंस वाले जो जजेस हो वही केवल भ्रष्टाचार निवारण के केसेस देख सकते हैं। Notwithstanding anything contained in the CRPC or in any other law for the time in force, the offences specified in subsection 1 of section 3 shall be tried by special judges only। मतलब सीआरपीसी में चाहे जो भी कहा हो वो नहीं माना जाएगा, ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल जजेस जो है वही पीसीए के केसेस ट्राई कर सकते हैं। एवरी ऑफेंस, हाँ अब मेरा लैपटॉप भी शुरू हो गया, मैं एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट करता हूँ ऑडियो। मुझे दूसरे डिवाइस पर भी को होस्ट बना लीजिए द्विवेदी जी। बिल्कुल मैं बना रहा हूँ दूसरे में भी आपको को होस्ट। 1 सेकंड, उसी नाम से है ना आपका अपने? हाँ जी सेम नाम है। फिर मैं एक डिवाइस ऑफ कर देता हूँ ताकि इको बंद हो जाए। मेक को होस्ट, हाँ आप हो गए। हाँ जी लेकिन आपका इसमें जो वॉइस वाला है, वॉइस वाला मिसिंग है। हाँ वॉइस में मोबाइल से ही करता हूँ क्योंकि वॉइस मोबाइल से क्लियर आ रहा है। ठीक है, वॉइस मोबाइल से रखता हूँ और वो दूसरा जो है उसे स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। हाँ जी फाइल खोल दिया है मैंने, अब मैं वहां से शेयरिंग कर रहा हूँ। शेयर हो पा रहा है आपको? हाँ जी हो गया, यस अब आ गया। 4-5 सेकंड के नेटवर्क डिले के बाद आ जाएंगे आपके स्क्रीन पे। ठीक है ना? जी जी यस ओके थैंक यू। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सर। हाँ यस हाँ, अब जैसे जो लैपटॉप पर जो देख रहे हो उनको भी क्लियर दिखेगा और जो मोबाइल पे देख रहे हो उनको भी क्लियर दिखेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस क्योंकि नो सर, ठीक है, ओके, नो मैटर।
क्योंकि लाइट अचानक चली गई तो ये सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। ओके, एनीवे, तो हम स्पेशल है। जजेस के बारे में देख रहे थे कि पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस है। तो ये जो पीसीए के जो केसेस देखते हैं वो स्पेशल जजेस है, और वो सेशंस जज होते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो अलग है, जो हम आगे देखेंगे। मतलब प्रोसीजर सेशन स्टाइल की नहीं है। जो पावर है वो हाईएस्ट है, मतलब मैक्सिमम वो फांसी तक की सजा और प्लस जो भी है वो पावर होता है। इसमें वैसे उतनी सजा नहीं है, बट हम देखेंगे प्रोविजन जो 7 से 13 तक के है उसमें हम देखेंगे क्या क्या सजा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो notwithstanding anything contained in CRPC for the timing or in any other law for the timing in force, offences specified in subsection 1 of section 3 shall be tried by special judges only। मतलब ये केवल स्पेशल जजेस का ही jurisdiction बनता है पीसीए के केसेस ट्राई करने के लिए। ये ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रियल कोर्ट में नहीं चलते। ये जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो अपने अंडर में वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये सेशन जज के अंडर में ही काम करते हैं ये पीसीए वाले जजेस। Every offence specified in subsection 1 of section 3 shall be tried by special judge for the area within which it was committed, or as the case may be by the special judge appointed for the case, or where there are more special judges than one for such area, by such one of them as may be specified in this behalf by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज्यादा भी कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर सकती है, और उनका क्या एरिया वाइज ज्यूरिडिक्शन है वो भी स्पेसिफाई कर सकती है। When trying any case, special judge may also try any offence other than an offence committed specified in section 3 with which the accused may under the CRPC be charged at the same trial। इसका मतलब है कि पीसीए के अलावा जो आईपीसी के ऑर्डिनरी ऑफेंसेस है वो भी ये स्पेशल जजेस ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड टू डू सो, क्योंकि वो सेशन जज के इक्विवेलेंट होते हैं, सेशन से एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज। तो इसलिए आईपीसी के भी जो ऑफेंस है, तो एक से ज्यादा ऑफेंस जब होते हैं, अक्सर होता है कि आईपीसी के अंडर और पीसीए में भी ऑफेंस होता है, तो फिर ऐसे में वो एक साथ ट्राई कर सकते हैं। मतलब आईपीसी के अंडर के भी ऑफेंस ट्राई करने का इन स्पेशल जजेस को पावर होता है। Notwithstanding anything contained in CRPC, the trial of an offence shall be held as far as possible on day-to-day basis। मतलब जो डे टू डे बेसिस पर इसका ट्रायल किया जाए, लंबी लंबी तारीखें ना दी जाए। एंड एन एंडिवर शैल बी मेड टू एंश्योर दैट द सेड ट्रायल इज कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। इसमें दिया है कि मैक्सिमम 2 साल के अंदर ये ट्रायल हो जाना चाहिए। Provided that where the trial is not concluded within the said period, the special judge shall record the reasons for not having done so। मतलब जहां नहीं हो सकता 2 साल में, तो फिर क्या क्या कारण है ये सब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे जज को। Provided further that the said period may be extended by such further period as for reasons to be recorded in writing but not exceeding 6 months at a time, so however that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily 4 years in aggregate। मतलब 6 महीने से इसको और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। ये 2018 में इस एक्ट में संशोधन किया गया है। तो 2 साल ऑर्डिनरी ड्यूरेशन है, और वो 6 महीने से 4 बार बढ़ाया जा सकता है। 4 साल से ज्यादा किसी भी दशा में नहीं लगने चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैक्सिमम ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया गया। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज। अब पीसीए के जो स्पेशल जज है उनके पावर्स इसमें दिए गए हैं। स्पेशल जज में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस विदाउट द accused being committed to him for trial, and in trying the accused person shall follow the procedure prescribed by CRPC for the trial of warrant cases by magistrates। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज बताना जरूरी है कि सीआरपीसी के बारे में जिनको ना पता हो उनके बारे में, कि सीआरपीसी में जो कॉग्निजेंस होता है वो जनरली सीजेएम लेता है, और सीजेएम फिर जो सेशन जज होता है उसको जो असाइन करता है कि जो 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केसेस है। ये प्रोसीजर थोड़ी उल्टी है समझने में। हम ये अब ये तो दिखती बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज होता है, लेकिन वो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है? वो इसलिए कि केसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ज्यादातर केसेस 7 साल से कम वाले होते हैं। तो इसलिए जो ज्यादा काम है वो सीजेएम को दिया गया है, और सीजेएम फिर जहां देखता है कि 7 साल से ज्यादा की सजा है तो वो फिर उसको कमिट करता है सेशन जज को। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो ऐसी है कि ये खुद कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मतलब दे डोंट नीड फॉर सीजेएम, बिना सीजेएम के ये डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये पीसीए में इनको स्पेशल पावर दिया गया कि कॉग्निजेंस के लिए उनको जो सीजेएम है उस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और जो वारंट केसेस है 2 साल से ज्यादा जिसमें सजा होती है, तो ये वारंट केसेस जो है वो भी वो प्रोसीजर उसकी फॉलो करेंगे वारंट केस वाली। स्पेशल जज में with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge,
relating to the offense and to every other person concerned, whether on principal as abettor, whether as principal or abettor in the commission thereof, and any pardon so rendered shall, for the purposes of subsections 1 to 5 of subsection 308 of CRPC, be deemed to have been tendered under section 307 of that code. इसका मतलब है कि जो अप्रूवर बोलते हैं, अप्रूवर का मतलब जो जिसको हम बोलते हैं सरकारी गवाह, तो सरकारी गवाह वो होता है जो क्राइम में शामिल होता है, केवल ऑर्डिनरी विटनेस नहीं, जो क्राइम में शामिल है लेकिन जो बोलता है कि मैं फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर में कर दूंगा, मेरे साथ साथ जो जो गुनाह में शामिल थे सबके नाम और सब पूरे डिटेल्स में बता दूंगा, तो फिर उसको पार्डन दिया जाता है, उसे कहते हैं अप्रूवर या सरकारी गवाह। तो ये जो सरकारी गवाह बनाने का जो पावर है ये स्पेशल जज को होता है, कि उसको लगता है कि कोई पर्सन पूरी जानकारी, क्योंकि अक्सर जो साथ में होते हैं या जो को अक्यूज होते हैं उन्हीं को ज्यादा नॉलेज होता है, तो को अक्यूज जो होते हैं उनको स्पेशल अप्रूवर बनाने का या ये सरकारी गवाह बनाने का जो पावर है ये स्पेशल जज को दिया गया है। Save as provided in subsection 1 or subsection 2, the provisions of CRPC shall, so far as they are not inconsistent with this act, apply to the proceedings before a special judge, and for the purposes of the said provisions, code of special judge shall be deemed to be a code of session, and the persons conducting a prosecution before a special judge shall be deemed to be a public prosecutor. अब इसमें प्रोसीजर जहां जहां पर क्लियर ना हो तो वहां पर CRPC रेफर किया जाएगा यदि वो इनकंसिस्टेंट ना हो तो। अदरवाइज यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो ये स्पेशल जज जो है वो ये वारंट केसेस की ट्राई करेगा, क्योंकि इसमें जो वारंट ट्रायल इसमें चल सकता है, ज्यादातर केसेस में सजा 2 साल से ज्यादा ही है इसमें, सेक्शन 7 से 13 में, जो हम आगे देखेंगे। In particular and without prejudice to a generality of the provisions contained in subsection 3, provisions of section 326 and 475 of CRPC shall, so far as may be, apply to the proceedings before a special judge, and for purposes of the said provisions, special judge shall be deemed to be a magistrate. मतलब स्पेशल जज जो है पावर तो इनके सेशन जज के बराबर है, लेकिन जहां पर जरूरत है तो वहां पे इनको मैजिस्ट्रियल पावर भी दिया गया है, जैसे कॉग्नाइजेंस के केसेस में है, प्लस यहाँ जो सबसेक्शन 4 में दिए गए हैं, तो ये कभी कभी मैजिस्ट्रियल पावर है, कभी कभी उनको सेशन जज के भी पावर है। स्पेशल जज में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हिम एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ व्हिच सच पर्सन इज कन्विक्टेड, मतलब कोई भी सेंटेंस वो इसमें पास कर सकते हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो भी है जो इस एक्ट में दिया गया है या आईपीसी में दिया गया है। A special judge while trying an offence punishable under this act shall exercise all the powers and functions exercisable by district judge under the Criminal Law Amendment Ordinance 1944. तो जो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज है ये एक ही व्यक्ति होता है, वो जब सिविल केस देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, वही जब क्रिमिनल केस देखता है तो उसको सेशन जज बोलते हैं, और इसलिए हम उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या जिला एवं सत्र न्यायालय बोलते हैं। तो ये जो डीजे के पावर है वो भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, पावर टू ट्राई समरीली where a special judge tries any offense specified in subsection। अब जो 4 अलग अलग प्रोसीजर दी गई है सीआरपीसी में, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, इसको हम 4 तरह के ट्रायल या विचारण कहते हैं। ये जो विचारण होते हैं ये सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल और समरी ट्रायल, इस तरह से कहा गया है। अब यहाँ पर जो समरी ट्रायल के जो पावर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। समरी मीन्स नो अपील, ओके। सो वेयर a special judge tries any offense specified in subsection 1 of section 3 alleged to have been committed by a public servant in relation to contravention of any special order referred to in subsection 1 of section 12 of essential commodities at 1955, जो होर्डिंग वगैरह से रिलेटेड ऑफेंस है, और ऑफ एन ऑर्डर रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ दिस दैट सेक्शन, then notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 5 of this act or section 260 of CRPC, the special judge shall try the offense in a summary way, and the provisions of section 265 to 265 जो chapter 21 में आता है CRPC के summary trial की प्रोसीजर है वो लागू होती है। both inclusive of the said court shall as far as may be apply to such trial, मतलब वो summary power भी इनको है, मतलब उसके ऊपर फिर अपील नहीं हो सकती है। हाँ, संविधान कोर्ट में जा सकते, CRPC में नहीं जा सकते आगे। Provided that in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for special judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। इसमें जो पावर होता है वो केवल 1 साल तक का ही इसमें होता है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये समरी ट्रायल की प्रोसीजर पीसीए में। Provided further that when at the commencement or in the course of a summary trial under this section, it appears to the special judge that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed, or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily, the special judge shall, after hearing the parties, record an order to that effect, and thereafter recall any witnesses who may have been examined or proceed to hear or rehear the case in accordance with the procedure prescribed by the said court for the trial of warrant cases by magistrate।
अब यदि ऐसा लगता है कि 1 साल से ज्यादा की सजा दिया जाना है तो प्रोसीजर बदलने का भी मैजिस्ट्रेट को पावर है। तो वो प्रोसीजर को बीच में बदल कर उसको समरी ट्रायल से वारंट ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। और जो विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं उनको फिर से हियरिंग या फिर से जो हियर या री हियरिंग के भी पावर इसमें दिए गए हैं, यदि लगता है कि ऑफेंस पहले जो सोचा था उससे ज्यादा बड़ा है या दूसरे सेक्शंस में आता है। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act or in the CRPC, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily under this section, in which the special judge passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month and of fine not exceeding 2,000 rupees, whether or not any order under section 450 of the said code is made in addition to such sentence, but an appeal shall lie where any sentence is in excess of the aforesaid limit is passed by the special judge। मतलब 1 महीना या 2,000 तक की सजा है तो फिर कोई अपील नहीं होगी, 1 महीना या 2,000 रुपए से ज्यादा सजा है तो फिर अपील हो सकती है। ये इसमें अपील के प्रोविजन दिया गया। अब चैप्टर 3 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आईपीसी से बहुत अलग है और इसमें काफी संशोधन भी हुए हैं। तो इसमें जो 2014, 2018 में और जो 2020 में संशोधन हुए वो हम देखेंगे। पहला है ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। अब जो ब्राइब की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी आईपीसी में वो बहुत नैरो थी, अब यहाँ पर ब्राइब शब्द को इस्तेमाल कर लिया गया है 2018 में। तो अब ब्राइब जो है इसको आम बोलचाल की जो भाषा है उसको पीसीए ने भी मान्यता दी है। अब इसकी जो डेफिनेशन क्या है, obtains or accepts or attempts to obtain from any person an undue advantage with the intention to perform or cause performance of public duty improperly or dishonestly, or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant। इसमें हम देखते हैं कि जो मेन श्रिया मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड जो है चैप्टर 2 है सीआरपीसी का, आईपीसी का सॉरी, जिसमें इम्प्रॉपरली डिसऑनेस्टली जिससे इंटेंशन साबित होता है। तो ये इंटेंशन साबित करना जरूरी है तो ही क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, इंटेंशन यदि ना हो तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे इंटेंशन वर्ड भी लिखा गया है 7A में। obtains or accepts or attempts to obtain an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty or for forbearing to perform such duty either by himself or another public servant। मतलब कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, मतलब एक्ट ऑफ कमीशन, एक्ट ऑफ ओमिशन, दोनों चीजें इसमें आ जाती है। कुछ करना और कुछ ना करना, ये दोनों चीजें प्रोसिक्यूटेबल हो सकती है। performs or induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person। तो जहां पर वो क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए पूरी एक चेन बननी आवश्यक होती है ऊपर से नीचे तक, और उसमें एक भी ईमानदार आदमी हो तो चेन पूरी नहीं होती है। तो जहां जहां पर वो इंड्यूसमेंट या लालच दूसरे को देता है तो वो भी इसमें भ्रष्टाचार माना गया है। shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब इसमें 3 से 7 तक के 7 साल तक की सजा है। ये जो 4 सेक्शन है ये चारों ही बदल दिए गए हैं। मतलब पहले जो कुछ सेक्शन और थे पुराने, और 2018 के बाद जो नया कानून पास हुआ है वो सेक्शन हम देख रहे हैं 7, 8, 9, 10। तो ये चारों सेक्शन पिछले सेक्शन से काफी कुछ बदल गए हैं। मतलब 2014 के भी जो अमेंडमेंट थे वो भी काफी कुछ नलीफाई हो गए। For the purpose of this section, the obtaining, accepting, or attempting to obtain an undue acceptance shall itself constitute an offence, even if the performance of a public duty by a public servant is not or has not been improper। तो वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, जैसे रिश्वत लेने वालों का होता है ना कि भाई एलिजिबल है तो ये रेट, इनएलिजिबल है तो अपॉइंटमेंट का ये रेट डबल, इस तरह से भी कई लोग करते हैं। तो इसमें ये कि वो जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। A public servant is asked a person P to give him an amount of 5,000 rupees to process his routine ration card application on time. He is guilty of an offence under this section। राशन कार्ड बनाना जुर्म नहीं है, लेकिन राशन कार्ड जो लीगल पर्पज है उसके लिए वो रिश्वत मांगता है 5,000, तो वो फिर इसमें ऑफेंस आ जाएगा। तो पर्पज चाहे लीगल हो चाहे प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, दोनों चीजें भ्रष्टाचार में आती है। For the purpose of this section, the expression obtains or accepts or attempts to obtain shall cover cases where a person being a public servant obtains or accepts or attempts to obtain any undue advantage for himself or for another person। चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, मतलब जो दलाली का भी काम करते हैं वो भी सब इसमें आ जाते हैं। By abusing his position as a public servant or by using his personal influence over another public servant, कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना हो लेकिन वो दलाल है तो वो भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और बाय एनी अदर करप्ट और इलीगल मींस it shall be immaterial whether such person being a public servant obtains or accepts or attempts to obtain the undue advantage directly or through a third party। अब वो डायरेक्टली ले चाहे अपने पीए के थ्रू या थर्ड पार्टी या दलाल के थ्रू ले, ये सब प्रोसिक्यूटेबल है। अब 7वां ये है, ये नया सेक्शन है जो 2018 में ऐड किया गया है। whoever accepts, ये पूरी तरह नया सेक्शन है। whoever accepts or obtains to
or attempts to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant by corrupt or illegal means or by exercise of his personal influence to perform or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by another public servant shall be punishable with punishment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो 3 से 7 वाले से वारंट केसेस होते हैं, तो इसमें भी वही सजा है जो 7 में है, वही 7A में भी है. ऑफेंस रिलेटेड टू ब्राइबिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, ये भी नया सेक्शन है 2018 में जो डाला गया है. Any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons with intention to induce a public servant to perform improperly a public duty or to reward such public servant for the improper performance of public duty. इम्प्रॉपर का मतलब जैसे टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बदल देना या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ करना, shall be punishable with imprisonment for a term which may tend to extend to 7 years or with fine or with both, provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage. तो जहां पर ये 8वां जो है इसमें ब्राइबिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन इसमें जो एग्जेम्पशन दिया गया है कि जहां पर किसी को मजबूरी वश किसी से लिया जाता है रिश्वत, तो फिर ऐसे में वो यदि वो पहले से इन्फॉर्म कर देता है, जैसे कि ट्रैप केसेस में होता है कि पहले विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट को बोल देता है और फिर वो रंगे हाथों पकड़वाता है, तो फिर ऐसे मामले में वो एग्जेम्प्टेड है. तो ऐसे में रिश्वत देना जुर्म नहीं है क्योंकि वो विक्टिम माना गया, उसको अबेटर नहीं माना गया है, जो हम 12 से बाद में कंपेयर करके देखेंगे. Provided further that the person so compelled shall report to the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of 7 days from the date of giving such undue advantage. मतलब है कि 7 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि मैंने रिश्वत दिया है ट्रैप ले करने के लिए. तो ऐसे मामले में यदि वो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बता देता है या जांच एजेंसी को बता देता है, तो फिर इसमें एग्जेम्पशन उसको मिल जाता है. Provided also that when the offence under this section has been committed by commercial organization, such commercial organization shall be punishable with fine. अब यदि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यदि करता है तो फिर उसको जुर्माना होगा. ये पर्सन पी गिव्स अ पब्लिक सर्वेंट एस एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज टू एंश्योर दैट ही इज ग्रांटेड अ लाइसेंस ओवर ऑल द अदर बिडर्स, पी इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सबसेक्शन. अब जैसे टेंडर में वो करता है कि बाकी लोगों का टेंडर पास ना किया जाए, मेरा पास किया जाए, तो फिर ऐसे मामले में जो रिश्वत देता है वो भी जुर्म करता है. इट शैल बी इमटेरियल वेयर द पर्सन टू हुम एन अनड्यू एडवांटेज इज गिवन और प्रॉमिस टू बी गिवन इज द सेम पर्सन as the person who is to perform or has performed the public duty concerned, and it shall also be material whether such undue advantage is given or promised to be given by the person directly or through a third party. मतलब directly वो काम करता है, नहीं करता है, किसी और के थ्रू करता है, तो वो सभी prosecutable है. Nothing in subsection 1 shall apply to a person if that person, after informing a law enforcement authority or investigating agency, gives or promises to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in its investigation of the offence alleged against the latter. ये ट्रैप केसेस के बारे में है कि जब कोई विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट या जांच एजेंसी को या लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को या पुलिस को बोल के वो जब रिश्वत देता है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड है क्योंकि उसको केवल विक्टिम माना गया है, पीड़ित व्यक्ति माना गया. ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ए पब्लिक सर्वेंट बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. अब जब ये भी नया सेक्शन है जो 2018 में इसमें ऐड किया गया है. अब जब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेंडर में वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मली, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी पनिशेबल विद फाइन if any person associated with such commercial organization gives or promises to give any undue advantage to a public servant intending to obtain or retain business for such commercial organization, मतलब बिजनेस प्राप्त करने के लिए, or to obtain an or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organization, या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या एडवांटेज बढ़ाने के लिए, provided that it shall be a defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedures in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct. तो वो ये डिफेंस ले सकते हैं कि उन्होंने पूरी प्रोसीजर अडॉप्ट की है कि इस तरह की चीजें ना हो. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, ए पर्सन इज सेड टू give or promise to give any undue advantage to a public servant if he is alleged to have committed an offence, the offence under section 8, whether or not such person has been prosecuted for such offence. तो इसमें ये एक डिफेंस रह सकता है कि जो give or promise to give undue advantage क्या माना जाएगा वो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है. For means a body which is incorporated in India and which carries on a business whether in India or outside India, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, भारत के बाहर भी लागू हो सकता है. Any other body which is incorporated outside India and which carries on a business or part of a business in any part of India, विदेशी कंपनी भी इसमें आ जाती है. A partnership firm or any association of persons formed in India and which carries on a business whether in India or outside India,
or any other partnership or association of persons which is formed outside India and which carries on a business or part of business in any part of India. बिजनेस का अर्थ दिया गया इसमें कि बिजनेस इंक्लूड्स ए ट्रेड और प्रोफेशन और प्रोवाइडिंग सर्विस, तो सर्विस प्रोवाइडर भी इसमें आ जाते हैं. A person is said to be associated. Such person performs services for or on behalf of the commercial organization irrespective of promise, any promise to give or giving of any undue advantage which constitutes any offense of an offense under subsection 1. अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, 3 एक्सप्लेनेशन है. The capacity in which person performs services for or on behalf of commercial organization shall not matter irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organization. मतलब वो कंपनी है, चाहे उसका एम्प्लॉई हो, चाहे एजेंट हो, चाहे सब्सिडियरी हो, सब इसकी डेफिनेशन में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन माने जाएंगे. Whether or not the person is a person who performs services for or on behalf of the commercial organization is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of the relationship between such person and commercial organization. मतलब चाहे एम्प्लॉय हो या ना हो, यदि वो कमर्शियल कंपनी की तरफ से कॉन्टैक्ट करता है तो फिर वो ये डेफिनेशन में आ जाएगा. If the person is an employee of the commercial organization, it shall be presumed unless the contrary is proved that such person is a person who has performed services for or on behalf of the commercial organization. यदि वो कंपनी का एम्प्लॉई है तो प्रिजम्पशन ये है कि उसने कंपनी के बिहाफ पे ये चीज काम किया है. Notwithstanding anything contained in CRPC, the offence under sections 7A and 8 shall be cognizable. Cognizable का मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट, कोर्ट के वारंट के बिना अरेस्ट हो सकता है. The central government shall, in consultation with the concerned stakeholders, including departments, and with a view to preventing persons associated with commercial organizations from bribing any person being a public servant, prescribe such guidelines as may be considered necessary, which can be put in place for compliance by such organization. So central government इसमें guidelines बना सकता है. ये 9(5) में प्रोविजन है. सेक्शन 10 ये भी पूरा बदल दिया गया है, जैसे सेक्शन 7, 8, 9 नए है, सेक्शन 10 भी बदला गया है 2018 में. Where an offence under subsection 9 is committed by a commercial organization and such offence is proved in the court to have been committed with consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organization. Such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. For the purposes of this section, director in relation to a firm means a partner in the firm. तो चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म, तो उसके जो ऑफिस बियरर्स है इनको भी 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है. फिर 11वां है पर्सन पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज. ये वर्ड बदल दिया गया है, पहले वैल्यूएबल थिंग था, वैल्यूएबल थिंग के बदले इसको अनड्यू एडवांटेज किया गया है. विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न्ड इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट. तो ये पुराना एक्ट है, पुराना सेक्शन है, आई मीन, बट इसमें भी जो सेक्शन 11 है इसमें भी 2018 में अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, तो इसे इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है. Whoever being a public servant accepts or obtains or attempts to obtain him for himself or for any other person any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant or having any connection with the official functions or public duty of himself or of any public servant to whom he is subordinate or from any person which whom he knows or to be interested in or related to the person so concerned shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. For example, टैक्स है, लेकिन अब टैक्स कितना लेना और उसमें जो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर है वो मान लो किसी का टैक्स कम कर देता है जो एक्ट के मुताबिक होना चाहिए उससे कम, तो फिर वो ऐसे में भी यदि वो मतलब अनड्यू एडवांटेज किसी को देता है तो वो सब चीजें इसमें आ जाती है, तो इसमें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. तो इसमें एग्रीज टू एक्सेप्ट जो है ये इसमें ओमिट कर दिया गया है और ऑफिशियल फंक्शंस की जगह ऑफिशियल फंक्शंस और पब्लिक ड्यूटी, इस तरह से इसको वाइड कर दिया गया. तो सेक्शन 11 ये भी बदल दिया गया 2018 में. अब सेक्शन 12 है, ये भी बदल दिया गया 2018 में. सो whoever abates any offense, अबेट का मतलब है कि जो रिश्वत देना, तो रिश्वत देना भी जुर्म है. अब इसमें रिश्वत देना जुर्म है या नहीं है, या इसको माना जाए कि ना माना जाए, इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी है क्योंकि कई लोग इसको विक्टिम मानते हैं, लेकिन विक्टिम के लिए 8(2) में ऑलरेडी एग्जेम्पशन दिया गया है, तो इसलिए अब इसमें ये पनिशमेंट दिया गया है कि whoever abates any offense punishable under this act, whether or not that offense is committed in consequence of that abatement, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब इसको हम यदि कंपेयर करें जो अबेटमेंट के प्रावधान IPC 107 में है उसके साथ, तो इसमें यह पता चलता है कि अबेटमेंट का जो पनिशमेंट है वो 25% होता है, लेकिन यहाँ पर 25% नहीं, यहाँ पर मेन ऑफेंस के जितना ही पनिशमेंट है पूरा 100%, मतलब रिश्वत देना और लेना दोनों बराबरी के जुर्म इसमें माने गए हैं. क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट,
अब क्रिमिनल मिसकंडक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 13, क्योंकि इसमें 13(1) पहले ABCD था, अब इसमें बी ये बदल दिया गया है 13(1). तो ये जो नया सेक्शन है 2018 का, ये हम देखेंगे। तो पुराने ट्रायल कुछ अभी भी चल रहे हैं तो वहां पर पुराना प्रोविजन लागू होता है, और जो नए ट्रायल चल रहे हैं इसमें नया प्रोविजन लागू होता है। अब क्रिमिनल मिसकंडक्ट को साबित करने का जो तरीका है आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, वो लाइट चली गई। मैं इसमें आवाज तो आ जाएगी, लेकिन मैं इसे शुरू कर देता हूँ फिर से मोबाइल से। यस, अब स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल से चल रहा है अभी। तो सेक्शन 13 पर देखते हैं। क्रिमिनल मिसकंडक्ट को साबित करने का जो तरीका है वो CRPC से बिल्कुल अलग है। CRPC में ये होता है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक कोई आदमी दोषी साबित ना हो जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट में ये जो बेसिक प्रिजम्पशन है ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें आय से ज्यादा संपत्ति के प्रावधान माने जाते हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि जैसे किसी का रेपुटेशन है कि वो आदमी भ्रष्ट है, लेकिन एक ही रंगे हाथों पकड़ना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? नॉर्मली CBI हर 3 हफ्ते में 100 लोगों को लगभग ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए पकड़ती है। इसको कैसे साबित किया जाता है? इसमें एक ही केवल सैलरी साबित करना होता है और उसकी संपत्ति साबित करना पड़ता है। और यदि वो उसका सोर्स यदि नहीं बता सकता है तो फिर ऐसे में उसको आय से ज्यादा संपत्ति या डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स या DAKS माना जाता है। तो ये काफी आसान है इसको साबित करना, और इसलिए बहुत सारे जो आप देखें कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो है कई राज्यों के, वो भी इसमें ये ट्राई और प्रोसिक्यूट किए जा चुके हैं। इनफैक्ट झारखंड में तो लगभग सभी मतलब जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री इसमें प्रोसिक्यूट किए जा चुके हैं। सो पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट। अब ये डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बदल दी गई है। 2018 में नया प्रावधान लागू हो गया है। इफ he dishonestly or fraudulently misappropriates। अब dishonestly और fraudulently वही डेफिनेशन है जो IPC में है, क्रिमिनल इंटेंशन बताता है। और otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do। अब आदमी पैसा कमाता है तो कहाँ डालता है? पहले जमीन में गाड़ के रखते थे, अब जमीन में ही डालते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। जमीन का मतलब यहाँ रियल इस्टेट है कि रियल इस्टेट खरीदते हैं, इस तरह से वो पैसा जमीन में डालते हैं। और if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office, मतलब उसके दौरान जो है अपनी संपत्ति बढ़ाता है, चाहे वो चल संपत्ति हो अचल हो। सो ये दोनों तरह की इसमें संपत्ति आ जाती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये 1A और B है, ये नया प्रावधान है। एक्सप्लेनेशन दिया है, a person shall be presumed to have intentionally enriched himself illicitly if you or any person on his behalf is in possession of or has at any time during the period of his office been in possession of pecuniary resources, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, और properly disproportionate to his known sources of income which the public servant cannot satisfactorily account for। अब ऐसे ज्यादा संपत्ति क्या है कि उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्या शो किया है, उसको सैलरी कितना मिला है, जो अकाउंटेंट जनरल या जो CAG ऑफिस से लिया जाता है, वो स्टेट या सेंट्रल का एम्प्लॉय हो तो। The expression known sources of income means income received from any lawful sources। तो जो भी लॉफुल तरीके है वो नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम है, कि जो व्हाइट मनी जिसको हम बोलते हैं, और बाकी जो अनअकाउंटेड है वो पूरा ब्लैक मनी है, कि जो उसने टैक्स में भी शो नहीं किया गया है, काली संपत्ति। Any public servant who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 4 years but which may extend to 10 years। अब ये जो प्रावधान है ये 2014 में जो अरविंद केजरीवाल कमेटी ने जो बनाया था, कि इसमें पहले प्रावधान 3 से 7 था, अब उसको बढ़ाकर ये 4 से 10 साल कर लिया गया है। तो ये जो 13(2) है ये वही प्रावधान है जो 2014 का है, इसमें 2018 में संशोधन नहीं किया गया है। 7 इयर्स बढ़ाकर इसको 10 इयर्स कर दिया गया है, और 1 ईयर बढ़ाकर 4 इयर्स कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जैसे वाज मेंबर ऑफ दैट कमिटी। पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। अब ये रिपीट ऑफेंसेस, मतलब एक ही प्रायर कन्विक्शन यदि है कि एक बार कर दिया और बाद में फिर से अपराध करता है, तो उसमें एनहांस्ड पनिशमेंट है। ये भी 2018 में ये बदल दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, आधे से ज्यादा अधिनियम जो है, ये 30 सेक्शन का जो है, ये 2018 में बदल दिया गया है।
So whoever convicted of an offence under this act subsequently commits an offence punishable under this act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो इसमें 5 से 10 साल तक की सजा है, रिपीट ऑफेंस है तो। अब पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट की जो प्रयास करता है, तो प्रयास करने के लिए जो है इसमें 2 से 5 साल तक की सजा इसमें है। ये भी प्रावधान 2018 में बदल दिया गया। पहले जो सी और डी था, पहले इसमें 5 थे, 13(1) ए बी सी डी ई। अब ये सी डी ई को हटाकर केवल ए और बी रखा है, और वो ए और बी है वो भी 2018 में बदल दिया गया है। तो इसलिए सी और डी हटाकर यहाँ पे क्लॉज ए कर दिया गया है, 13(1) ए। आम बोलचाल में हम इसको आय से ज्यादा संपत्ति मान सकते हैं, क्रिमिनल मिसकंडक्ट जिसको कहा गया है टेक्निकली। तो ये डी ए केसेस है, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केसेस। तो इसमें 2 साल से 5 साल तक की सजा है अटेम्प्ट के लिए, मतलब केवल प्रयास करने के लिए। नाउ मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। अब जब जुर्माना करना है तो क्या कौन कौन से मैटर्स ध्यान में रखे जाएंगे? जैसे जयललिता केस हम देखते हैं कि उसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया था। तो कौन कौन से मैटर है जो मैजिस्ट्रेट को या जो स्पेशल कोर्ट के जज है उसको ध्यान में रखने चाहिए? वेयर ए सेंटेंस ऑफ फाइन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और सब सेक्शन 2 ऑफ 13 और 14 और 15, the court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the amount or the value of the property if any, मतलब कितनी संपत्ति उसने बनाई है, which the accused person has obtained by committing the offence, or where the conviction is for an offence referred to in clause B of subsection 1 of section 13, the pecuniary resources or property referred to in that clause for which the accused person is liable to unable to account satisfactorily. अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो जयललिता का केस था वो पुराना था, अब ये प्रावधान 2018 में लाया गया है। 2018 के बाद ये देखा जाएगा कि संपत्ति कितनी बनाई है और उसके बाद फिर ये फाइन तय किया जाएगा। ये सेक्शन 16 भी लगभग बदल गया है 2018 के बाद। तो चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने सेक्शन 7 से 13 तक देखे। अब इसमें पर्सन्स ऑथोराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट की जांच कौन कौन कर सकता है। मिनिमम इसमें इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होना चाहिए। So notwithstanding anything contained in CRPC, no police officer below the rank in the case of Delhi Special Police Establishment of an inspector, यदि वो CBI का है, जिसको टेक्निकली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जो एक्ट 1946 में पास हुआ था। CBI नाम इसको 1 अप्रैल 1963 को होम मिनिस्ट्री के एक नोटिफिकेशन से दिया गया था। और इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद एंड इन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नोटिफाइड एज सच अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ CRPC असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर रेट से है गवर्नमेंट भी कर सकती है, तो अलग है। मेट्रोपॉलिटन तो आप कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर हो, वही जांच करता है। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र को यदि हम देखें तो कम से कम DYSP रैंक का हो, shall investigate any offence punishable under this act without the order of a metropolitan magistrate or magistrate of first class as the case may be, or make any arrest therefore without a warrant। अब जो अरेस्ट करने के पावर है या विदाउट वारंट अरेस्ट करने के जो पावर है, तो इसमें बिना किसी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जो फर्स्ट क्लास मतलब जो 3 साल कैद का पावर है, तो मेट्रोपॉलिटन या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर के बिना, ऑर्डर के बिना ये police officer not an inspector police is state government in by general special order may also investigate any order of a metropolitan magistrate or a magistrate of the first class as the case may be, or make arrest therefore without a warrant। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मैजिस्ट्रेट से लोअर, सॉरी इंस्पेक्टर से लोअर जो है, मतलब सभी इंस्पेक्टर वगैरह को भी ये पावर दे सकती है ऑर्डर पास करके। Provided further that an officer offense referred to in clause B of subsection 1 of section 13 shall not be। वीरेन जी, मैं यहाँ पर देवेंद्र अग्रवाल जी को होस्ट बना रहा हूँ। मेरा मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। अग्रवाल जी आगे कार्यक्रम को देखेंगे और फिर अपने समय पर जैसा भी होगा उसको एंड कर देंगे, ठीक है ना? हाँ जी जी सर हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। और मेरी भी लाइट आ गई है तो फिर से मैं लैपटॉप पर भी शुरू कर सकता हूँ। थैंक यू। नहीं आप लोग करते रहिएगा। बिजली के पावर आपके हैंड पे भी हो रही है, बिजली के पावर आज मेरे हैंड पे भी 2 बार हो गई। यहाँ ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है एक्चुअली, यहाँ कई सारे खंभे टूट गए हैं जी। कोई बात नहीं जी, देवेंद्र अग्रवाल जी कंटिन्यू कर लें। ओके। Provided further that an offence referred to in clause B of subsection 1 of section 13 shall not be investigated without the order of below rank of a superintendent of police। मतलब ऐसे ज्यादा संपत्ति का मामला है तो कम से कम SP रैंक का ऑफिसर है वही ऑर्डर दे सकता है, ये प्रावधान इसमें दिया गया है। इंक्वायरी